नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि अभी हमारी संस्था द्वारा विभिन्न सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, उसमें मैं आज लेके आया हूं बचा हुआ पार्ट जो था राष्ट्रपति का। एमसीक्यूज राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो उनको आज हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो एमसीक्यूज की सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ विश्लेषण और ये बोल सकते हैं डिस्कशन पर आधारित है, जिससे आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक का भी रिवीजन हो जाता है। तो ये जो सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। होप सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो हम लास्ट सेशन में 15 क्वेश्चन तक अपन ने क्वेश्चन कर लिया था। आज अपन देखते हैं 16वां क्वेश्चन। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम आपके सामने लेके आए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो पुराने पेपरों में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड भी हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति आपको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है ना। अनुच्छेद आपके 55 में आपको बताया गया है, 56 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। एक राष्ट्रपति हमारे देश में कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। 5 साल का कार्यकाल होता है कितने साल का? 5 साल का। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? ये होता है अनुच्छेद 56 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, पर ये 5 साल कब से गिना जाएगा? 5 साल कब से गिना जाएगा? क्वेश्चन बोल रहे हैं अपने निर्वाचन की तारीख से, जिस दिन से वो चुनाव जीता है उस दिन से 5 साल गिना जाएगा, या वो तिथि संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी, या वो तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी, या वो तिथि अपने पद ग्रहण करने के दिन से निर्धारित की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी पद का कार्यकाल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, कोई भी पद का कार्यकाल, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पार्षद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी पद का कार्यकाल तब से प्रारंभ माना जाता है जिस दिन से शपथ ग्रहण होगा। अगर आप शपथ ग्रहण किए मतलब आप कुर्सी पे बैठ गए। आप चुनाव जीते रहो, शपथ ग्रहण मत करे रहो, आप कुर्सी पे नहीं बैठे हो, आपका कार्यकाल चालू नहीं है। लेकिन अगर आप चुनाव जीतने के बाद जिस दिन आप शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन ये मान लो कि आप उस पद पर आसीन हो गए हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल कब से गिना जाएगा? अपने पद ग्रहण की तारीख से, है ना। शपथ ग्रहण भी बोल सकते हैं, शपथ ग्रहण की तारीख से। ठीक है, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 साल गिना जाएगा। और राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? देखिए भाई, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, है ना। यहाँ राष्ट्रपति से नीचे का पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। तो त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। दोनों क्वेश्चन बहुत एक ही टाइप के हैं, इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। लोकसभा के द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, नहीं, उसको हटाया जाता है संसद के द्वारा। संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा द्वारा, लोकसभा प्लस राज्यसभा द्वारा किसको हटाया जाता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 60 में क्या बताया है? शपथ। अनुच्छेद 60 में बताया है राष्ट्रपति का शपथ, और अनुच्छेद 61 में उसको हटाना। 60 में पद में बैठाना, 61 में पद से हटाना। और पद से हटाने के लिए केवल एक वर्ड का यूज किया जाता है, वो है महाभियोग। एक चीज याद रखिए कि महाभियोग प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए उपयोग में लाई जाती है, और ये महाभियोग वर्ड भी केवल और केवल किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? राष्ट्रपति के लिए उपयोग में लाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 61 से। और महाभियोग की प्रक्रिया में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, मतलब संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। तो यहां ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन डी, संसद द्वारा। अनुच्छेद, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अभी बताया हूं, अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है दोस्तों, उसको देख लेते हैं, है ना। महाभियोग की प्रक्रिया आपके, महाभियोग की प्रक्रिया होती कैसे है? महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? महाभियोग। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 61 से। देखिए, हमारे में संविधान का रक्षक कौन है जी? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? संविधान के रक्षा और परिरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? संविधान के रक्षा और परिरक्षण की। ठीक है, बाकी लोग किसकी शपथ लेते हैं? संविधान के पालन की और कर्तव्यनिष्ठ की और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन संविधान के रक्षा की शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, पर कभी अगर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति, है ना, अपने पद पर रहते हुए कदाचार करे या संविधान को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, वर्ड सुनिए, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कदाचार करे या संविधान को नुकसान पहुंचाए, तो राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 14 दिन पूर्व लिखित सूचना, पूर्व लिखित सूचना किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को दी जाएगी। लिखित सूचना दी जाएगी किसको? राष्ट्रपति को, ताकि राष्ट्रपति जी इस चीज के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अगर आपको महाभियोग लाना है, महाभियोग का आधार केवल एक ही होता है, और वो होता है संविधान का अतिक्रमण या पद में रहते हुए कदाचार। अगर राष्ट्रपति पद में रहते हुए कदाचार करते हैं या संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा लाई जा सकती है? या तो लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा। दोनों में से कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है। लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया लाने के पूर्व कितने दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए? 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को। उसके बाद जिस सदन में, मतलब चाहे लोकसभा या राज्यसभा, जिस सदन में महाभियोग लाना है, उसके कम से कम कितने सदस्य? कम से कम 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य, ठीक है, लिखित तौर पर, है ना,
लिखित तौर पर क्या करेंगे, लिखित तौर पर महाभियोग की सूचना लाएंगे, लिखित तौर पर महाभियोग के लिए लेटर बनाएंगे, लिखित तौर पर क्या करेंगे, पत्र देंगे, किसको, अध्यक्ष को, किसको देंगे, अध्यक्ष को, जिससे क्या लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है, समझिए, अगर मान लो लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना है तो लोकसभा के कम से कम कुल सदस्य संख्या के कितने, 1/4, कुल सदस्य संख्या के कितने, 1/4 सदस्य अपना हस्ताक्षर करके एक लेटर किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे, किसके, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, आपको यह पता है कि महाभियोग लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में। हम महाभियोग लेके आते हैं लोकसभा में। लोकसभा में महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होगी, किसको, राष्ट्रपति को। उसके बाद अगर आपको महाभियोग लाना है तो सूचना तो देनी है, कम से कम जिस सदन में ला रहे हो, लोकसभा में ला रहे हो मान लो, तो वहां के 1/4 सदस्य लिखित तौर पर क्या देंगे, लेटर देंगे, किसको, अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को लेटर देंगे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, महाभियोग लाएगा और महाभियोग के लिए क्या करेगा, बैठक बुलाएगा। ठीक है, महाभियोग के लिए क्या करेगा, लेटर को एक्सेप्ट किया मतलब महाभियोग आ गया, लेटर को एक्सेप्ट किया, महाभियोग आ गया। अब महाभियोग में क्या होगा, बैठक बुलाएगा उस सदन की। अब लोकसभा में लाया है, 1/4 सदस्य लेटर दे दिए, महाभियोग के लिए क्या किया, वो बैठक निश्चित कर दिया, बैठक निश्चित कर दिया। इस बैठक में राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकता है, अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है, स्वयं भी उपस्थित हो सकता है, अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है। फिर उस महाभियोग की प्रक्रिया में सदन में क्या होगी, बहस होगी, सदन में क्या होगी, बहस होगी, और इस बहस में राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। फिर अंत में क्या होगा, मतदान होगा। अगर महाभियोग का प्रस्ताव, अगर महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या का, ठीक है, यहां केवल लिखा गया है सदन की कुल संख्या का, ठीक है, प्रस्ताव, मान लो प्रस्ताव सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का, ठीक है, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से, कितने से, 2/3 बहुमत से, बहुमत से पास हो जाता है। ठीक है, 1/4 लोग लेटर दिए, प्रस्ताव दिए, प्रस्ताव स्वीकार हो गया, महाभियोग की बैठक भी आ गई, बैठक में बहस हुई और बहस के बाद 2/3 सदस्य, अगर उस सदन के 2/3 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य क्या करेंगे, महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर देंगे, क्या करेंगे, महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर देंगे, तो उस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पास माना जाएगा। ठीक है, अब प्रस्ताव पास होने के बाद कहां जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, कहां जाएगा, दूसरे सदन में। अब दूसरा सदन क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा, वो कमेटी क्या करेगी, जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगे हैं ना, उन आरोपों की जांच करेगी। दूसरा सदन क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा और कमेटी क्या करेगी, जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं उस आरोपों की जांच करेगी। अगर आरोप में सिद्ध पाया जाता है, आरोप सिद्ध पाया जाता है और दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो उसी दिन उसी क्षण से राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। यह होती है महाभियोग की प्रक्रिया, ये होती है आपके महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा आपको प्रक्रिया समझ में आ गया। अनुच्छेद 61 के द्वारा किसकी, महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या कहा गया है कि सबसे पहले जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाना है तो 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा राष्ट्रपति को, और उस सदन, जिस सदन में लाना है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में ला सकते हैं अलग अलग। ठीक है, किसी एक सदन में ही लाएंगे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। तो मान लो अगर लोकसभा में लाते हैं तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लिख के देंगे, लिखित प्रस्ताव, किसको, सदन के अध्यक्ष को। अध्यक्ष क्या करेगा, उस प्रस्ताव के आधार पर महाभियोग के लिए बैठक बुलाएगा।
बैठक में बहस होगा और उस सदन में जिसमें बहस चल रहा है 2/3 सदस्य, उस सदन के 2/3 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य अगर महाभियोग की प्रक्रिया को, प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो पास होने के बाद वो प्रस्ताव कहां जाएगा? दूसरे सदन में। दूसरा सदन उस आरोपों की जांच करवाएगा जो राष्ट्रपति पर लगी हुई है। आरोपों की जांच के बाद अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति पर क्या लग जाएगा? महाभियोग, और राष्ट्रपति का पद उसी समय रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां देखने वाली बात यह है ना, अनुच्छेद 61 के द्वारा क्या लाया जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। अनुच्छेद 61 के द्वारा क्या लाया जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें यह वाली बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में समझिएगा इस बात को, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में, निर्वाचन में तो सबने भाग लिया, महाभियोग की प्रक्रिया में केवल और केवल लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या ना हो, महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, चाहे लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या ना हो, और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या ना हो, वो भाग लेंगे। ठीक है, तो यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिन लोग भाग लेते हैं वो कौन लोग हैं जो महाभियोग में भाग नहीं लेते? तो महाभियोग में भाग कौन नहीं लेता? राज्य के विधानसभा के लोग महाभियोग में भाग नहीं लेते, केवल लोकसभा के पूरे सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के पूरे सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा या राज्यों का कोई भी सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेता। यह पूछा जाता है महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह भी एक न्यायिक प्रक्रिया है लेकिन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह जजों के द्वारा नहीं की जा रही है, पर भी यह न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए बोलते हैं इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल बोलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 आपको पूरी तरह समझ में आ गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी सदन द्वारा। यहां ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। कोई भी सदन 14 दिन पूर्व सूचना देकर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर लेकर किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? दोस्तों अभी बोले हैं कितने? 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। और कितने प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए? 1/4, और प्रस्ताव को पारित होने के लिए कुल सदस्य के 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया या तो लोकसभा में लाई जा सकती है या राज्यसभा में, और दोनों में पास हो गई तो उसी दिन से महाभियोग लागू और राष्ट्रपति का पद खत्म। ठीक है, वो अपने पद से हट गया, अब दूसरा आदमी आएगा। तो भैया लोकसभा भी रहे, राज्यसभा भी, कौन नहीं है भाग? राज्यों की विधानसभाएं नहीं है। विधान परिषद तो वैसे भी किसी में भाग नहीं है। राज्यों की विधानसभाएं चुनाव में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति को चुनने में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? यह है दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 6 माह में। कितने दिनों में? 6 माह में। ये 6 माह है दोस्तों, क्या है? 6 माह है ना, 90 दिनों में 3 माह, 9 माह नहीं, 1 वर्ष नहीं, 6 माह में। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु से या महाभियोग से या त्याग पत्र से, सुनिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद अगर मृत्यु से खाली हुआ है, राष्ट्रपति मर गए हैं, महाभियोग से हटा दिए हैं या त्याग पत्र दे दिए हैं बीच में ही, तो 6 माह में पूरा चुनाव करा के वापस उसको पद पर लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति का पद कितने दिन में वापस भरना चाहिए? 6 माह में। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है तो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव करवा लिया जाता है ताकि राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे। अगर सपोज दैट मान लो कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली हो गया,
है ना, 5 साल से पहले खाली हो गया। तो 5 साल से पहले खाली कैसे होगा? या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी, या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर हटा दिया जाएगा, या राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। अगर इन तीनों कारणों से समय से पहले पद खाली होता है तो उस पद को वापस 6 महीने के अंदर चुनाव करा के भर लिया जाएगा। और जो नया आदमी आएगा ना, वो पूरे 5 साल के लिए आएगा। ठीक है, 6 महीने में चुनाव करा के भर लिए, तो वो जो नया आदमी चुन के आएगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा। ये नहीं कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, वो पूरे 5 साल के लिए आएगा। तो 6 माह में, किसमें? 6 माह में भर लिया जाएगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे हैं तो दूसरा राष्ट्रपति कितने दिनों में चुना जाएगा दोस्तों? 6 माह में चुना जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कार्यभार कौन संभालेगा? आपको पता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति, सुनिएगा, राष्ट्रपति अपने पद से हट गया है, उसका काम कौन कर रहा है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का काम करेगा तो वो फुल फॉर्म में राष्ट्रपति पद के शपथ लेके राष्ट्रपति का काम करेगा। वो उस समय उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, वो सीधा क्या बन जाएगा? उस समय के लिए वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है तो वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, उसको राष्ट्रपति पद की सारी सुविधाएं मिलती है, उसको राष्ट्रपति पद की योग्यता मिलती है, उसको राष्ट्रपति पद के वेतन मिलते हैं, और वो पूरा राष्ट्रपति पद जैसा ही काम करेगा। और वो उस समय जब राष्ट्रपति पद का काम कर रहा हो तो वो उपराष्ट्रपति नहीं रहता, केवल वो क्या रहता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए, तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और इसको हमको समझना भी है कि कैसे होगा काम। चलिए, जब राष्ट्रपति भी ना हो, जब उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो फिर भारत का काम चलाएगा कौन? जब राष्ट्रपति भी ना हो, जब उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो भारत का काम चलाएगा कौन? तो उस समय भारत का काम चलाएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा ही एक समय हुआ दोस्तों, एक समय ऐसा ही हुआ जब हमारे राष्ट्रपति थे कौन? जाकिर हुसैन साहब। जब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन थे, तो इनकी क्या हो गई? पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी जी थे। वी गिरी जी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब थे राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन साहब थे राष्ट्रपति और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी जी थे। तो वी गिरी जी क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। वी गिरी जी क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। पर ये तो पूरे समय के लिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे ना, 6 महीने तक ही राष्ट्रपति का काम संभाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर क्या कराना है? राष्ट्रपति का चुनाव कराना है। तो बेसिकली तो ये है उपराष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए क्या है? अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए और 6 महीने में चुनाव कराना है। तो वी गिरी क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। और जब चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो ये क्या किए? उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देके राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने लग गए। कौन?
वीवी गिरी जी। जाकिर हुसैन जी खत्म हुए, वीवी गिरी जी राष्ट्रपति बन गए। वीवी गिरी जी जब राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो वीवी गिरी क्या बन गए? प्रत्याशी बन गए। किसके? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के। तो अब तो वो उपराष्ट्रपति है ही नहीं, राष्ट्रपति तो पहले मर गए। उपराष्ट्रपति क्या कर लिए? उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए त्याग पत्र दे दिए। अब तो ना उपराष्ट्रपति ना राष्ट्रपति। तब कौन बने? एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तब कौन बने? एम हिदायतुल्लाह, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, वो क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है। और मान लो अगर उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ जज होगा, उस समय फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ जज होगा वो फिर राष्ट्रपति पद का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। और अधिकतम कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने में तो चुनाव करवा ही लेना है। ठीक है। तो जब राष्ट्रपति भी ना रहे, उपराष्ट्रपति भी ना रहे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनता है, और वो भी ना रहे तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जज। वरिष्ठता कैसे देखी जाएगी? कार्यकाल के अनुसार। जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय में काम किया है वो आदमी बनेगा। ठीक है। तो इसमें हायरार्की क्या होगी दोस्तों? है ना, हायरार्की होगी। सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं है तो सबसे सीनियर जज, है ना, सीनियर जज कहां का? सर्वोच्च न्यायालय का, वो बनेगा राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति कोई भी विधेयक या बात को एक बार पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकता है। ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? देखिए क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में बहुत सी ऐसी बातें हो गई थी जिससे क्या हुआ था, राष्ट्रपति को बहुत कमजोर कर दिया गया था, है ना। उनके शासनकाल में इमरजेंसी लगा, फिर संविधान संशोधन हुए, बहुत से ऐसे संशोधन हुए जो सही नहीं थे। इसीलिए जो आपके 42वें संविधान संशोधन में जो संशोधन जो सही नहीं हुए थे उनको सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया और उनको सुधारा गया। तो उस समय एक बात कही गई कि राष्ट्रपति कोई भी चीज को एक बार पुनर्विचार के लिए, एक बार रिव्यू के लिए वापस प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को भेज सकता है। और ये कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। कोई भी विधेयक, बात, लेटर, कुछ भी बात हो, अगर दोनों सदन उसको पास कर देते हैं और राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। समझिए, अगर कोई भी बात है, कोई भी मान लो विधेयक है, दोनों सदन में पास हो गया है, पास होने के बाद वो राष्ट्रपति को भेज दिया गया, राष्ट्रपति को उसमें कुछ सही नहीं लग रहा है, तो एक बार वो वापस भेज सकता है सदन में कि आप लोग इसको देख लो पुनर्विचार के लिए एक बार। और पुनर्विचार के बाद अगर वही विधेयक वापस फिर सदन राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। बात की लाइन को समझिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति कोई भी मामले को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद वही मामला अगर वापस राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद भेज देती है तो राष्ट्रपति फिर उसको भेज नहीं पाएगा वापस, उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है। तो ये कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है?
बताइए भाई, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो क्वेश्चन देख लिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 108 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, देखिए संयुक्त बैठक, ऐसे तो कोई भी विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पास होना पड़ता है। ठीक है, कोई भी कानून बनाने के लिए कोई भी विधेयक दोनों सदन में अलग अलग पास होना चाहिए, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। पर कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कोई विधेयक जो बहुत समय से पास ही नहीं हो रहा है, या कोई विधेयक में दोनों सदनों में मतभेद हो गया है, दोनों सदनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो दोनों बात को मान नहीं रहे हैं, या कुछ ऐसी परिस्थिति आती कि दोनों सदनों को एक साथ बैठाया जाए, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, मान लो कोई एक विधेयक एक सदन में पास हो गया है और 6 महीने तक दूसरे सदन में फंसा हुआ है, पास नहीं हो रहा। कोई विधेयक में कुछ संशोधन करना है, एक सदन संशोधन को मान रहा है और दूसरा सदन संशोधन को नहीं मान रहा है। ठीक है, या फिर कुछ और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि संयुक्त बैठक बुलाना है, तो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 108 के अनुसार क्या करेंगे? संयुक्त बैठक बुलाएंगे। संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 108 के अनुसार। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति, और वो भी नहीं रहेगा तो वहां जो सबसे वरिष्ठ आदमी होगा वो। ठीक है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वो नहीं करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और वो भी नहीं है तो वरिष्ठ सदस्य करता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। दो चीजों पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती। एक चीज याद रखिएगा, दो बातों पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। पहला कौन सा होगा? धन विधेयक में। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होगी, और संविधान संशोधन विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक ये दोनों में संयुक्त बैठक नहीं होगी। ये दोनों के लिए अलग अलग पास होना दोनों सदनों में जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते। बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा? बहुत सरल क्वेश्चन है। ए और आर दोनों सही है, और आर और ए की सही स्पष्ट व्याख्या करती है। आपको पता है हमारे यहाँ एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका मतलब वो अंग जो कानून बनाता है। तो हमारे यहाँ कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सा है? संसद। संसद क्या करता है? हमारे यहाँ कानून बनाता है। कानून बनाने के लिए क्या किया जाता है? पहले कोई भी विधेयक या तो लोकसभा में पास होगा या राज्यसभा में। पास होने के बाद कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में। दूसरे सदन में पास होगा, चाहे लोकसभा में पास हो जाएगा तो पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब उस पर अपना सिग्नेचर करेगा तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो कानून बनाने के लिए ये तीनों की जरूरत है। और आपको पता है संसद का अंग कौन है? राष्ट्रपति भी है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये तो विधायिका हो गया। कार्यपालिका क्या होती है? वो लोग जो कानून को लागू कराते हैं। इसमें पूरे मंत्री लोग भी आते हैं। और न्यायपालिका क्या होती है? वो जो न्याय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून बनते हैं, सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर और ए की सही स्पष्टीकरण है।
ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक, राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जिसको बोलते हैं वीटो पावर, अनुच्छेद 111 के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो पावर अनुच्छेद 111। ठीक है, अनुच्छेद 111 इसमें यह बताया है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाएगा तो वो क्या करेगा, स्वीकृति देगा, नहीं देगा, या राष्ट्रपति के पास कोई पावर ही नहीं है कि रोक सके विधेयक को, स्वीकृति ना दे। तो उन सब पावर के बारे में यहां बात की गई है। अनुच्छेद 111 ये बताता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी विधेयक पर क्या राय देगा, उसको मानेगा नहीं मानेगा, सिग्नेचर करेगा नहीं करेगा, ये सब ताकतें, ये सब पावर किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 111 में, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर। 3 टाइप के वीटो पावर होते हैं। पहला वीटो पावर क्या होता है, पहला वीटो पावर होता है आत्यांतिक वीटो। पहला वीटो पावर होता है आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो, वीटो पहला वीटो पावर होता है आत्यांतिक वीटो। मान लो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया है तो राष्ट्रपति को ना कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने दिन में वो विधेयक को साइन करके वापस करे। सबसे अच्छी बात, अगर आप विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे हो, है ना, तो राष्ट्रपति के पास कोई समय का बाउंडेशन नहीं है कि कितने दिन में आपको विधेयक को साइन करना है ताकि वो कानून बन जाए। पर कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो वो विधेयक को साइन नहीं करता, साफ मना कर देता है। वो ऐसे विधेयक को मना करता है जो गैर सरकारी हैं। गैर सरकारी मतलब जो सरकार द्वारा नहीं भेजे गए हैं, है ना। सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक को तो वो साइन करेगा ही करेगा। मान लो जो लोग विपक्ष में वो भी कोई कानून बनाना चाहते हैं और वो कोई विधेयक भेजता है तो क्या करेगा, उसका मन करेगा तो साइन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि उन लोग तो पावर में है नहीं अभी। ठीक है, पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि गैर सरकारी विधेयक भी कानून बने हैं। अगर अच्छा कानून रहा तो गैर सरकारी विधेयक भी कानून बने हैं। अब गैर सरकारी विधेयक तो पहले तो पास होगा ही नहीं सदन में, क्योंकि सदन में किसका, विपक्ष का ज्यादा बहुमत है। अगर मान लो किसी तरह पास होके पहुंच भी जाते हैं तो गैर सरकारी विधेयक भी कानून बने हैं। पर यहाँ आत्यांतिक वीटो में क्या करता है, आत्यांतिक वीटो में राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, आत्यांतिक वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर देते हैं कि मैं स्वीकृति नहीं दूंगा। और जैसे ही राष्ट्रपति बोलते हैं कि मैं स्वीकृति नहीं दूंगा, विधेयक खत्म हो जाता है। जिस सदन में पास होके आया था वो पूरा खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति अगर बोल दे मैं इस विधेयक पर स्वीकृति नहीं दूंगा तो वो विधेयक खत्म हो जाएगा, समाप्त। वो फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आत्यांतिक वीटो मतलब मना करना, सीधा बोल दो मना करना, स्वीकृति नहीं दूंगा, मना करना। ठीक है, ये अधिकतर किस में करते हैं, ये अधिकतर गैर सरकारी विधेयकों में करते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहला क्या करेंगे, वो मना कर देंगे, स्वीकृति नहीं देंगे। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा भेजेंगे निलंबनकारी वीटो। दूसरा क्या होता है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। इस वीटो पावर में क्या होता है, ये वीटो पावर जब सरकार कोई विधेयक भेजती राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। बोले मान लो सरकार ने कोई विधेयक कानून बनाने के लिए कि कोई विधेयक पास करके भेजा, राष्ट्रपति को वो सही नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगा, एक बार पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को वापस कर देंगे। राष्ट्रपति जी उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। पुनर्विचार करने के बाद उस विधेयक में कुछ बदलाव करके या वैसे का वैसे ही फिर से सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति अब उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, क्या हुआ, पहले में तो साफ मना कर दिया, दूसरे में अगर सरकार कोई विधेयक भेजती है तो उसको तो मना नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुमत में है ना। तो कोई विधेयक भेजी और राष्ट्रपति जी को सही नहीं लग रहा है तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, विधेयक को एक बार वापस भेजेंगे, बोलेंगे चेक कर लो, इसमें ये गलती है, सुधार लो, कुछ कर लो। अब सरकार चाहे वो गलती सुधारे या ना सुधारे, उस विधेयक को वापस राष्ट्रपति जी के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति जी अब उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य
हो जाएंगे। अब वो पुनर्विचार के लिए दोबारा नहीं भेज सकते, केवल एक बार भेज सकते हैं और अब उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है पुनर्विचार। पुनर्विचार कितने बार, एक बार। कितने बार, एक बार। तीसरा वीटो पावर होता है जेबी वीडो। तीसरा वीटो पावर होता है क्या, जेबी वीटो। जेबी वीटो, ठीक है, जेबी वीटो, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास अगर सरकार कोई विधेयक भेजती है ना, तो राष्ट्रपति उसको मना तो नहीं कर सकता, ये कहानी खत्म हो गई। पुनर्विचार के लिए एक बार भेजेगा, फिर उन लोग वापस भेज देंगे, तो क्या करेगा, क्या करना होगा कि उस पर साइन करने के लिए बाध्य होना होगा। मना तो कर नहीं सकते। निलंबनकारी वीटो का अगर प्रयोग किए तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा और वापस वही विधेयक अगर आ गया तो उस पर क्या करना पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। तो ऐसे में तो राष्ट्रपति का कुछ पावर दिख ही नहीं रहे जी। तो राष्ट्रपति जब विधेयक पे साइन ना करना हो तो कौन सा विधेयक का वीटो का प्रयोग करते हैं, जेबी वीटो। जब राष्ट्रपति जी को विधेयक पे साइन ना करना हो तो कौन से वीटो पावर का यूज करते हैं, जेबी वीटो। इसमें आपको पहले ही मैं बोल दिया था कि राष्ट्रपति जी को कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि कितने दिन में विधेयक पर साइन करे। तो राष्ट्रपति, इसका नाम जेबी वीटो इसीलिए है, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उस विधेयक को लेंगे और अपने जेब में रख लेंगे। ठीक है, अब रख लिए, ना तो वो मना किए ना पुनर्विचार के लिए भेजे हैं, तो भैया वो विधेयक कानून बनेगा ही नहीं। कब तक, जब तक राष्ट्रपति जी साइन ना करे। और सरकार या मंत्रिपरिषद उस विधेयक को मांग भी नहीं सकती है ना। ये नहीं है कि उस विधेयक को मांग ले, वापस नहीं मांग सकती। तो उसको राष्ट्रपति अपने जेब में रख लिए और बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूं। ठीक है, मतलब वो साइन करेंगे नहीं और कानून बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया। जेबी वीटो, विधेयक को क्या करना, जेब में रख लेना, साइन ना करना, और वो कानून नहीं बनेगा। जेबी वीटो का पहला प्रयोग 1986 में कौन किया था, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह उस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जी किए थे 1986 में। और विधेयक कौन सा था, डाकघर संशोधन विधेयक। डाकघर संशोधन विधेयक। और ये विधेयक आज तक राष्ट्रपति की जेब पर रखा हुआ है। ठीक है, ये विधेयक आज तक कहां रखा हुआ है, राष्ट्रपति जी की जेब में रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो साइन नहीं किए हैं। इसी को बोलते हैं जेबी वीटो, है ना। विधेयक को अपने जेब में रख लेना, साइन ना करना। एक बार इसका प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने किया था और विधेयक का नाम था डाकघर संशोधन विधेयक, जो आज तक उनकी जेब में रखा हुआ है। आत्यांतिक वीडियो में क्या करते हैं, मना कर देते हैं, साइन नहीं करूंगा, और वहां पर विधेयक खत्म। निलंबनकारी में क्या होता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं और पुनर्विचार के लौटाने के बाद अगर फिर से वही विधेयक गया तो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और जेबी वीटो में क्या होता है, जेब में रख लेते हैं, सिग्नेचर करते नहीं, वो जेब में पड़ा है। तो इस प्रकार तीन टाइम के वीटो पावर हैं। ठीक है, इस प्रकार 3 टाइप के वीटो पावर हैं, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या था, आपको पता है, अभी पढ़ा है, क्या था, डाकघर संशोधन वीटो। कब, 1986 वीटो, डाकघर संशोधन। ठीक है, जेबी वीटो 1986। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्द जेबी निषेधाधिकार, वीटो पावर मतलब होता है जी मना करना, वीटो पावर होता है मना करना, ठीक है, कहा जाता है। तो किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ऑप्शन क्या होगा, सी, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों पर पारित किसी बिल में अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ठीक है, मतलब बिल पर स्वीकृति देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है ये कहा गया। मैं आपको बताया वीटो पावर कौन से अनुच्छेद में जी, अनुच्छेद 111 में है वीटो पावर। ठीक है, अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। तो राष्ट्रपति का
क्या करने का शक्ति? स्वीकृति देने का। वीटो पावर का शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 111 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक कानून होता है। समझिए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियों में आता है अध्यादेश जारी करना। नियम कानून बनाने वाली शक्ति क्या है? विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों में आता है क्या? अध्यादेश जारी करना। अब भारत में कानून कैसे बनता है? एक एक लाइन में बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन? संसद। संसद के अंग कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये क्या है? कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अब मान लो कोई भी कानून बनाना है तो या तो लोकसभा में पहले पास होगा, पास होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेंगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा कानून। पर कई बार देश में ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है कि संसद की बैठक नहीं चलते रहती है, ना लोकसभा की बैठक चलती, ना राज्यसभा की, और तुरंत आज के आज कानून बनाना है, तुरंत आज के आज कानून बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तब उस समय राष्ट्रपति बिना दोनों सदनों में पारित हुए कानून डायरेक्ट बना देता है, अपना सिग्नेचर करके लिख देगा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, कानून, और सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही सिग्नेचर किया तुरंत लागू, बिना सदन में पास हुए। क्योंकि भैया सदन में पास कराने जाओगे ना तो 6-8 महीना लग जाएगा, और अभी कानून चाहिए, तुरंत कानून चाहिए। युद्ध हो रहा है, कोई नया कानून बनाना है, कैसे बनाएंगे? बैठक करवाएंगे, उधर युद्ध हो रहा है, इधर बैठक करवाएंगे, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश भी क्या होता है? कानून ही होता है, पर यह शॉर्टकट वाला कानून होता है, बिना सदन में पास हुए, बिना लोकसभा राज्यसभा में पास हुए। जब राष्ट्रपति डायरेक्ट कानून बना देता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, तो उसको क्या बोलते हैं? अध्यादेश। और ये भी कानून के जैसे ही काम करता है, पर अध्यादेश को बाद में, शुरू में तो पास नहीं करवाए, बाद में सदन में पास करवाना पड़ता है। जैसे ही सदन की बैठक चालू हुई तो प्रारंभ के 6 सप्ताह के भीतर, प्रारंभ के 6 सप्ताह के भीतर इसको सदन में पास करवाना होगा। ठीक है? अध्यादेश को पूछा जाता है कितने सप्ताह के भीतर सदन में पास कराया जाता है? 6 सप्ताह के भीतर। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। क्यों? क्योंकि सदन की एक बैठक से दूसरी बैठक का गैप अधिकतम कितना हो सकता है? 6 माह। मान लो आज लोकसभा बंद हुई है तो उसकी अगली बैठक कब चालू होगी? 6 माह के पहले। 6 माह के पहले बैठक करनी अनिवार्य है। किसी भी सदन की एक बैठक से दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। मान लो आज सदन बंद हुआ और आज ही अध्यादेश चालू किए हैं, अध्यादेश लाए हैं, तो वो अध्यादेश कब तक चलेगा? जब तक अगली बैठक चालू ना हो जाए। जैसे ही अगली बैठक चालू होगी 6 सप्ताह के भीतर, बैठक चालू होने के 6 सप्ताह के भीतर पास कराना है। पर अगली बैठक अधिकतम कितने दिन बाद चालू हो सकती? 6 माह के बाद। तो यह पूछा जाता है कि अध्यादेश को कितने सप्ताह में पास कराया जाता है? 6 सप्ताह में, और 2 बैठकों के बीच 6 माह का गैप होता है, इसीलिए अधिकतम कितने माह तक लागू हो सकता है अध्यादेश? 6 माह तक। और अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है ना, 6 महीने के पहले कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है? चलिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने दिन बाद रखा जाना चाहिए? कितने दिन बाद पास कराना चाहिए? संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद, या 6 सप्ताह तक, सॉरी बाद नहीं, 6 सप्ताह तक क्या करना चाहिए? संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह के भीतर, संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर पास हो जाना चाहिए। कौन? जो अध्यादेश है वो। ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर सदन में पास होना चाहिए, और अधिकतम कितने दिन तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए जी, भारत के राष्ट्रपति बहुत से बड़े बड़े पदों के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो यहां पे योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष स्वयं कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। पर ये दोनों अब समाप्त हो गए। इसके बदले क्या आ गया, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष तो खुद योजना आयोग के अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जी, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष किसी आदमी को बनाता है कौन, राष्ट्रपति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसी आदमी को बनाता है कौन, राष्ट्रपति। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती भाई, वो चुनाव जीत के आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, केवल 1 और 2। ऑप्शन क्या होगा, बी, केवल 1 और 2। सॉरी देखिएगा इसमें, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक, यहां पे बोल रहा है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, हाँ राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग की तो गठन करता है, 1,00,000% श्योर है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, हाँ क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र किसके अधीन आता है जी, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनता है। किसको चुनता है, बहुमत दल के नेता। और संघ राज्य क्षेत्र है मतलब वहां पे राज्यपाल नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति का इंटरफेयर होगा। तो यहां ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल, उपरोक्त सभी। बताइए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जितने बड़े बड़े पद हैं सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग, CAG है ना, CAG कैग, इसकी भी नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यों के राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देखते हैं। तो यहां आएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, बताइए जी। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए उपराष्ट्रपति जो है वो चुनाव जीत कर आता है, उसकी नियुक्ति कौन नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता, उपराष्ट्रपति चुनाव जीत कर आता है। और आप बोलोगे कि सर प्रधानमंत्री भी तो चुनाव जीतता है, तो मेरे प्यारे भाइयों प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री का कभी चुनाव होता है क्या, नहीं। चुनाव होता है सांसद का। आपके मोदी जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो वाराणसी से सांसद पद के लिए लड़ रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी पड़ चुका है CGPSC में। प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है, क्या होता है, तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किस आदमी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, बहुमत दल के नेता को। जिसके पास सदन में सबसे ज्यादा बहुमत हो वो आदमी बनेगा
प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति तो यहाँ चुनाव जीत कर आता है, इसकी नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की करता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है सांसद का। और जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद रहेंगे, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद रहेंगे, उसी के आदमी को, किसी एक आदमी को क्या नियुक्त किया जाएगा? प्रधानमंत्री। तो ये बात समझ में आ गई। सेम ऐसे ही मुख्यमंत्री के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। चुनाव होता है सांसद पद का। सांसद पद में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें रहेंगी, सबसे ज्यादा लोग रहेंगे, उसी के जो मेन आदमी है उसको क्या नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, उपराष्ट्रपति बस की नहीं करता, उपराष्ट्रपति चुनाव जीत के आता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। कई बार क्या होता है राष्ट्रपति को कानून के मामले में, राष्ट्रपति को कानून के मामले में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या किया जाता है? सलाह मांगा जाता है। कई बार कानून के किसी मामले में, अब ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति को कानून का पूरा ज्ञान हो, तो कई बार ऐसा समय आ जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत पड़ती है। तो वो कानून के मामले में सलाह कहाँ से मांगता है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। और मुख्य न्यायाधीश सलाह भी देता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सलाह को मानना ना मानना आपके ऊपर होता है, निर्देश को मानना जरूरी होता है, सलाह मानना जरूरी नहीं होता है। सलाह दिए है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विषय में, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विषय में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, और ये सलाह को मानना राष्ट्रपति के ऊपर है, मानो तो मानो, नहीं तो नहीं। ऑप्शन होगा सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे को ये कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्षमा में क्षमा भी है, लघुकरण भी है, परिहार भी है, विराम भी है, रोक भी है, प्रविलंबन भी है, और निरंतरता नहीं है। तो ऑप्शन होगा निरंतरता। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 72 के अनुसार, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, अनुच्छेद 72 के अनुसार, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का मुजरिम हो, किसी भी प्रकार का मुजरिम हो, राष्ट्रपति उसके क्षमा को, उसके गलती को माफ कर सकता है। किसी भी प्रकार का मुजरिम हो, राष्ट्रपति उसके गलती को माफ कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 72 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी मुजरिम की कोई भी सजा, चाहे वो मौत की सजा क्यों ना हो, कोई भी सजा, चाहे वो मौत की सजा क्यों ना हो, उसको माफ कर सकता है। और सजा माफ करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें एक है क्षमा, क्षमा में क्षमा कर देना, लघुकरण में सजा को कम कर देना, विराम में सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, रोक में भी रोक लगाना, परिहार में भी सजा के क्वालिटी को कम कर देना। बताता हूं, जैसे लघुकरण, लघुकरण में क्या होगा? एक दंड के बदले दूसरा दंड देना। जैसे बड़े दंड को कम करना या कठोर कारावास को साधारण कारावास। लघुकरण में क्या करेंगे? दंड की कठिनाई को कम कर देते हैं, दंड की कठिनाई को लघुकरण में कम कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास दे दिया जाएगा, है ना। परिहार में क्या करेंगे? परिहार में दंड की मात्रा को कम करेंगे। मान लो किसी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा है, तो उसको 5 साल की कठोर कारावास की सजा कर देंगे। किसमें? परिहार में। लघुकरण में क्या होता है? लघुकरण में दंड की प्रकृति, कठिनाई कम होती है, दंड की मात्रा वही रहती है। परिहार में क्या होता है? दंड का प्रकृति वही रहेगा, मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, लघुकरण में दंड की मात्रा, समय उतना ही रहेगा,
है ना, कठिनाई कम कर दी जाएगी। परिहार में कठिनाई वैसी रहेगी, समय कम कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद विराम, किन्हीं विशेष कारणों से कुछ समय के लिए क्या करना, रोक देना। विराम में क्या, किसी विशेष कारणों से दंड को कुछ समय के लिए रोक देना। मान लो एक गर्भवती स्त्री जेल में है, उसको सजा हुई है, कारावास हुई है, तो जब वो बच्चा पैदा करने के लिए बाहर आएगी तो उसके दंड को रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए। डिलीवरी होने के बाद वापस दंड काटने जाएगी तो उसको बोलते हैं विराम। विराम के बाद आएगा विलंबन। विलंबन में क्या होगा, है ना, प्रविलंबन। प्रविलंबन, विराम के बाद क्या होगा, प्रविलंबन। ठीक है, प्रविलंबन में क्या होगा, दंड की तारीख को आगे बढ़ाना, जैसे दंड की तिथि को आगे बढ़ाना, जैसे कारावास देना, है ना, मतलब आज सजा देने के बजाय आज छोड़ के कल। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्षमा में पूरा क्षमा, रोक में भी वही विराम। ठीक है, तो निरंतरता, निरंतरता मतलब तो कंटिन्यू दंड दे रहे हैं, तो फिर क्षमा कहां से किए, तो ये चीज नहीं होगा। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। ये समझ में आ गया। तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक। रोक और विराम सेम है, रोक देंगे। लघुकरण में क्या करेंगे, लघुकरण में आप दंड की कठिनाई को कम करोगे। परिहार में क्या करोगे, दंड की मात्रा को कम करोगे। प्रविलंबन में कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दोगे, क्षमा में पूरा क्षमा कर दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन होगा 6 और 7। ऑप्शन होगा 6 और 7, डी। ठीक है, 6 और 7 में क्या है, छह और 7 में क्या है जी, रोक और निरंतरता, है ना, रोक और निरंतरता। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, विराम तक है, ये दोनों नहीं है। ठीक, ये और ये, बाकी ये सब क्षमा के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, कौन सा विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, बताइए भाई, कौन सा विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। देखिए क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन देख लिए। चलिए, साधारण बिल को पुनर्विचार विचार हेतु लौटा देना, हाँ लौटा सकता है। आपको पता है कोई भी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, केवल किसको, धन विधेयक को छोड़ के। धन विधेयक को छोड़ के बाकी सभी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक को इसलिए नहीं लौटा सकता क्योंकि धन विधेयक किसके लिए, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है, हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पे लोकसभा को भंग कर सकता है, या राष्ट्रपति को लगे कि किसी के पास प्रॉपर बहुमत नहीं है लोकसभा में, सरकार में, तो वो लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो कौन सा विशेषाधिकार नहीं है, ये राष्ट्रपति वित्तीय बिल मतलब वही धन विधेयक, धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ऐसा कोई भी विधेयक जो सरकारी खजाने पे प्रभाव डालता हो उसको धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाते हैं, है ना। धन विधेयक को सदन में, लोकसभा में, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को
अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। कोई भी क्षेत्र विशेष जनजातियों के लिए या किसी के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, या किसी जनजाति को, है ना, अनुसूचित जाति या जनजाति या विशेष जनजाति घोषित करना है, तो वो काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक चीज देखिए जी, है ना, राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का प्रमुख, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। काम कौन करती है? मंत्री और मंत्रिपरिषद। नाम किसका रहता है? राष्ट्रपति का। तो उसके लिए जो काम करता है वही भाषण तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के लिए भाषण तैयार करती है, और राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या बोलता है? मेरी सरकार। ये सरकार को कौन बनाया है? मैं बनाया हूं, मेरी सरकार। तो कौन भाषण तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये पूछा जाता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? वीवी गिरी। ये पूछा जाता है। भारत के एकमात्र निर्विरोध, भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन? वीवी गिरी। क्या हुआ? जब जाकिर हुसैन साहब खत्म हो गए तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी राष्ट्रपति के पद का काम करने लगे। फिर राष्ट्रपति के पद का चुनाव होना था, तो वीवी गिरी जी त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ने चले गए। अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तब कौन? उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। तो उनको क्या बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और जब चुनाव लड़े कौन? वीवी गिरी जी, तो निर्विरोध जीते। कैसे जीते? निर्विरोध जीते। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? कौन राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? ठीक है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति कौन कौन थे आपके? कौन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहा है, पूछ रहा है ना। पहले उपराष्ट्रपति बने फिर राष्ट्रपति। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन। और दूसरे क्या बने? राष्ट्रपति बने। ठीक है। उसके बाद कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन? आर वेंकट रमन, ये भी पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। एक नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, जो उपराष्ट्रपति नहीं थे और डायरेक्ट बने राष्ट्रपति। पर ये क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। ये क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। पूर्व में ये लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। पूर्व में ये लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हमारे यहाँ अग्नि मिसाइल कौन डेवलप किया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। उसके बाद भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किसने एक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? बताइए। अभी पूरा कहानी सुनाया हूं। ठीक है। किसने? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कब? जब आपके कौन? फखरुद्दीन अली अहमद जी खत्म हो गए। जब आपके जब आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन खत्म हो गए, जो हमारे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब खत्म हो गए तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला। फिर वीवी गिरी जी ने भी राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। तो अब तो ना राष्ट्रपति है और ना उपराष्ट्रपति है ना। अब ना राष्ट्रपति है और ना उपराष्ट्रपति है। ठीक है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी थे, वो तो खत्म हो गए, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने भी पद से त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तो कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे। तो उनको क्या करना पड़ा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ा। अगर मान लो ये भी नहीं होते
तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति बनाया जाता। कब तक के लिए? जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। हिदायतुल्लाह जी के नाम पर हमारे देश में लॉ यूनिवर्सिटी भी है, बहुत नामी लॉ यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक, तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक खत्म। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, डिस्कशन भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके कोई भी डाउट होते तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। आप योगेंद्र साहू का क्लासेस के साथ जुड़ के अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। यकीन मानिए हम साथ मिलकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सफल रहिए।